10 साल पहले दुनिया कहती थी कि इंडिया सिर्फ सॉफ्टवेयर बना सकता है, हार्डवेयर नहीं। हार्डवेयर का हाथ तो चाइना में ही तेज है। आज वही इंडिया इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी टेक्नोलॉजी और डीप टेक के स्टार्टअप्स की वजह से ग्लोबल ईवी रेस में आ चुका है। ना ये जो ईवी रेस में हम जो एंटर हुए ना, ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंडिया ईवी असेंबली करेगा या फिर चाइना की तरह ईवी टेक्नोलॉजी का ग्लोबल लीडर बनेगा। असली सवाल ये है। और क्या ओला, है ना, एथर, महिंद्रा, टाटा या हंड्रेड्स ऑफ अदर डीप टेक स्टार्टअप्स जो हैं, वो मिलकर इंडिया को क्या अगला ईवी पावर हाउस बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि इंडिया की जो ईवी रेवोल्यूशन है ना, वो एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है कि चैलेंज है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे इस पूरे वीडियो में समझेंगे कैसे इंडिया इसको रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के ईवी रेवोल्यूशन की। ठीक है, अब इंडिया में वर्ल्ड क्लास ईवी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में बनती भी है ना, ऐसा नहीं है नहीं बनती। मतलब इंडिया की ईवी जर्नी अगर आप देखोगे तो ये रैपिडली इवॉल्व हुई है, काफी तेजी में। इनिशियली इंडिया क्या करता था, इंडिया सिर्फ बैटरीज हो गई, है ना, कंट्रोलर्स हो गए, मोटर्स हो गए या फिर सॉफ्टवेयर हो गए, इन सबको सिर्फ हम इंपोर्ट करते थे। आज काफी सारी इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जो इनको देश में ही बना रही हैं, है ना, दे आर डेवलपिंग दीज टेक्नोलॉजीज। अब सवाल है कि इंडियन कंपनीज इनको बना तो रही हैं, है ना, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, है ना, या फिर व्हीकल कंट्रोल यूनिट्स हो गई, या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, या फिर सीवीएस हो गए जिसे हम कनेक्टेड व्हीकल सॉफ्टवेयर कहते हैं, या स्मार्ट डैशबोर्ड सिस्टम हो गए जो आपने देखे होंगे ईवी में लगे रहते हैं। तो अब जो फोकस है ना वो असेंबलिंग पे शिफ्ट हो गया था, है ना। मतलब पहले हम सब इंपोर्ट करते थे, फिर हम असेंबल करते थे, पर अब ये सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रहा है। मतलब सिंपल सी चीज है, एक स्मार्टफोन के बारे में अगर आप सोचेंगे तो पहले इंडिया सिर्फ असेंबल करता था और इंपोर्ट करता था कंपोनेंट्स को, और वहां के इंडिया लाके असेंबल कर देते थे। पर आज ऐसी कंपनीज हैं हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं काफी सारे, है ना, कंपोनेंट्स को, और डिजाइन भी कर रहे हैं हम सॉफ्टवेयर को। ईवी इंडस्ट्री में भी लगभग हम यही पाथ फॉलो कर रहे हैं। इंडिया की कंपनी की बात करूं तो टाटा मोटर्स, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, ओला, एथर, टीवीएस, है ना, ये बहुत सारी कंपनीज है जो काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है इंडिया की ईवी जर्नी में। और कई सारे स्टार्टअप्स भी हैं जो यहाँ पर कहीं ना कहीं बैटरी एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं, या फिर फास्ट चार्जिंग पे काम कर रहे हैं, है ना, बैटरी थर्मल मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, फ्लीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं। ग्लोबली मैं बात करूं, जिससे चाइना की जो सक्सेस रही है ना, वो मियरली इसलिए नहीं रही क्योंकि उन्होंने ईवी असेंबल की। कंपनीज लाइक BYD, NIO, CATL, ये सारी कंपनीज ने टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम बनाया। अब इंडिया भी कहीं ना कहीं वही स्ट्रैटेजी को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब जो कंट्रीज है ना वो टेक्नोलॉजी लीडर बनना चाहती हैं, और कैसे बनेंगी, जब वो कंट्रोल करेंगी तीन चीजों को। ठीक है, मैं यहाँ आपके लिए लिख देता हूँ कौन सी वो तीन चीजें हैं। पहला है डिजाइन, दूसरा है सॉफ्टवेयर, और तीसरा है IPR और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सिर्फ मैन्युफैक्चर करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो अगली टारगेट हमारी यही है, और मतलब ये दुनिया में हर कंट्री की यही टारगेट है। अब इंडिया का जो फोकस है ना वो मास मार्केट है, जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या कमर्शियल ईवीज की बात कर लूं, तो इंडिया ने इस चीज को ना एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के तौर पे चूज किया, जैसे यूरोप और अमेरिका से अलग रहा। मतलब इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंडिया ने क्या किया, अफोर्डेबल चीजें बनाई, 2 व्हीलर बनाए, 3 व्हीलर है, डिलीवरी व्हीकल्स बनाए। आप देखो, अगर आप पोर्टर बुक करोगे या फिर जो भी ब्लिंकिट आता है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सारी मैक्सिमम, है ना, डिलीवरी व्हीकल्स वही रहते हैं। कमर्शियल फ्लीट्स भी है, क्यों, क्योंकि इंडिया में मोबिलिटी का पैटर्न ही ऐसा है ना। 70% इंडिया की व्हीकल सेल स्कूटर और मोटरसाइकिल में होती है। मतलब यहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट। फिर उसके बाद आते हैं ऑटो रिक्शा और डिलीवरी व्हीकल्स। तो हर दिन आप देखो स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब, है ना, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव लगभग 100 से 150 किलोमीटर डेली गाड़ी चलाते हैं। आप सोचो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो कितना ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना। कमर्शियल यूजर्स भी रिकवर कर पाएंगे बैटरी की कॉस्ट, है ना। तो ये सारी चीजें, मतलब चाइना ने भी ऐसे ही शुरू किया था, है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट हुई थी चाइना में, कमर्शियल फ्लीट बनी,
फिर उसके बाद वो पीवीज में गए, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स में, ठीक है। अब इंडिया के जो इंजीनियर्स हैं, दे आर बिल्डिंग इंडिजिनस सॉफ्टवेयर एंड बैटरी सिस्टम, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इज बिकमिंग मोर वैल्यूएबल देन हार्डवेयर। रीजन उसका क्या है, क्योंकि जो मॉडर्न ईवी है ना, वो इन सब चीजों में चलती है जो मैंने आपको पहले समझाया है ना, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, नेविगेशन, रिमोट डायग्नोस्टिक्स, है ना, ऐसे ओवर द एयर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एआई बेस्ड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, आपने सुना होगा टेस्ला। टेस्ला को जनरली लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर ऑन व्हील्स। कंप्यूटर ऑन व्हील्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, मतलब सॉफ्टवेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर से। इंडिया के स्टार्टअप भी आप देखो तो एआई में टारगेट कर रहे हैं ना, आईओटी में टारगेट कर रहा है। आईओटी इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात चल रही है। तो ये सब ईवी प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं काम आता है ना। रियल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो आप समझो एथर एनर्जी है, वो अपने खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका डैशबोर्ड भी कनेक्टेड है ना, उसका बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कनेक्टेड है। ओला इलेक्ट्रिक ने भी काफी हेवीली इन्वेस्ट किया है सॉफ्टवेयर में, है ना। तो ये सारी चीजें, अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्राइसिस आई थी, बहुत सारे टू व्हीलर्स को तो फर्क भी नहीं पड़ा होगा। तो तो पहले कार क्या थी, मैकेनिकल मशीन थी। आज की जो कार है ना, वो सॉफ्टवेयर है विथ व्हील्स, ठीक है, इसको आप कह सकते हो। रैपिड ग्रोथ की बात कर लेते हैं, रैपिड ग्रोथ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल आप देखो 39% तक बढ़ी है ना। मतलब इसमें क्या है, रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, इसलिए सेल बढ़ रही है ना। पेट्रोल प्राइस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसीलिए भी अगेन सेल बढ़ रही है ना, टू व्हीलर सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्पेशली। फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होते जा रहा है, और प्लस गवर्नमेंट का इंसेंटिव है ना, आरटीओ और इस सब पे काफी छूट मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल देखो आप, 172%। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनीज की कम करता है ना। जैसे ई कॉमर्स कंपनी है, 1,000 डिलीवरी व्हीकल्स है मान लो, कितना पैसा बचेगा, मिलियंस। पोल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। अमेजोन ने भी ग्लोबली डीजल डिलीवरी से इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स कर लिए। अमेजोन की बहुत बड़ी बड़ी वैन आती थी, आजकल वो भी इलेक्ट्रिक में ही आती हैं। तो इंडिया की भी जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, वही सेम ट्रेंड इसको भी फॉलो करने की कोशिश कर रही है ना, कर भी रही। तो काफी सेविंग्स हो जाती है। फिर इसमें सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि इंडिया इज नो लॉन्गर असेंबलिंग जस्ट ईवीज, इट्स बिल्डिंग ईवी टेक्नोलॉजी। फिर बात करते हैं, वाई इंडिया हैज अ ग्लोबल एडवांटेज। क्यों है इंडिया, क्या इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है। पहला है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस। आज भले ही हम इतना एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना हो, बट हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली जब मैं बात करूं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इंडिया काफी सारी चीजें मैन्युफैक्चर करता है, जैसे पैसेंजर कार हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, है ना, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, ये सब हम ग्लोबल मार्केट के लिए भी करते हैं। आपको याद होगा मैंने नवंबर के महीने में मैक्सिको के टैरिफ लगाने के बाद ये आपको एक वीडियो बना के भेजा था कि हम क्यों एक्सपोर्ट पे टैरिफ नहीं लगा रहे, क्योंकि हम हमारे काफी सारे ऑटो कंपोनेंट्स मैक्सिको भी जाते हैं। कंपनीज में टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्सटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही हैं। फिर सॉफ्टवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्टीज है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास है ना, हजारों लाखों हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो मॉडर्न ईवी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है, जैसे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, नेविगेशन एंड ऑल। मतलब टेस्ला का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ही सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। तो इंडिया के पास भी वही कहीं ना कहीं एडवांटेज है। फिर बैटरी मैनेजमेंट इनोवेशन की बात करते हैं। मतलब बैटरी लगभग 35 से 40% कॉस्ट लेती है एक ईवी की। अगर ईवी 10 लाख की है, तो आप समझ लो 3.5 से 4 लाख रुपए ईवी में सिर्फ बैटरी का खर्चा लगा है। तो बैटरी टेक्नोलॉजी अब क्या हो रही, कॉम्पिटिटिव हो रही है। मतलब जितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होगी, उतना कंपटीशन बढ़ेगा और कॉस्ट कम होती जाएगी। तो स्टार्टअप्स किस किस पे काम कर रहे हैं कि बैटरी स्वैप कैसे हो सके, है ना, थर्मल मैनेजमेंट कैसे हो सके, एआई का बैटरी लाइफ प्रोडिक्शन बता सके, है ना, फास्ट चार्जिंग हो सके, ये सारी चीजें। मतलब थिंक लाइक अ स्मार्टफोन। आपको बैटरी बेटर मैनेजमेंट मिलता है, तो आपको लगता है ना, फोन सुबह चार्ज किया था, रात तक पूरा चला, 2 दिन चलता है आपका फोन, इस टाइप से। तो सेम प्रिंसिपल ईवी पे भी अप्लाई होता है। फिर आ जाता है लार्ज डोमेस्टिक मार्केट। इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है ऑटोमोबाइल का, वो वन ऑफ द लार्जेस्ट। आप देखो हर 50,000 पे आपको कार मिल जाएगी। मतलब 5 लाख, 4 लाख, 5 लाख से कार शुरू हो जाती है ठीक ठाक रेंज की। और आप देखो 10 से 12 लाख में हर 10-10, 20-20 हजार पे आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे। मतलब कितना ज्यादा बड़ा और कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है। उसके बाद भी सारी कंपनी सरवाइव कर रही है। तो डोमेस्टिक डिमांड क्या करती है, कंपनी को अलाउ करती है कि स्केल करे, है ना। तो चाइना ने भी पहले अपने देश में बेचा, फिर बाहर बेचना शुरू किया। उनका भी बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट था। मतलब चाइना ने भी पहले ईवी मार्केट डोमेस्टिकली बेचा। आप अगर चाइना जाओगे, तो 5 में से 4 गाड़ी आप इलेक्ट्रिक ही देखोगे। बाद में उसने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और इंडिया भी वही कर रहा है। गवर्नमेंट ने भी पुश करने के लिए 3 चीजें, फेम, फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके फेज 1, फेज 2। इसका सेम ऑब्जेक्टिव सिंपल था
कि भाई सब्सिडी प्रोवाइड करनी है ना, ईवी के अडॉप्शन को भी बढ़ाना है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज करना है ना। फिर पीएम ई ड्राइव है ना, ये भी एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें ईवी अडॉप्शन को सपोर्ट करने के लिए, चार्जिंग स्टेशन को सपोर्ट करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। आप देखो ना, जो बसेस चलती हैं लोकल में कितना धुआं छोड़ती हैं। अपन भी सोचते हैं हमारा तो पीओसी कराते हैं, बसों का पीओसी नहीं होता क्या? सरकारी बस बहुत धुआं छोड़ती हैं, आप कहीं भी देखो। तो उनको अगर इलेक्ट्रिक कर दिया गया तो वहां से भी काफी चीजें बचेंगी। पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मतलब जो भी आप प्रोड्यूस करोगे अगर वो सरकार चाहती है तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो इससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, कंपनीज इंसेंटिव्स मिलते हैं कंपनीज को अगर वो प्रोड्यूस करने पे, है ना। चाइना ने भी यही सेम चीज ईवी इंडस्ट्री के लिए बनाई। अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी क्या है? इंडिया का जो ईवी मार्केट पोटेंशियल है ना, वो 200 बिलियन पहुंचने वाला बाय 2030। मतलब वाई सच ह्यूज पोटेंशियल? क्योंकि अर्बनाइजेशन है ना, क्लाइमेट के कमिटमेंट्स हैं, है ना, इंडिया के भी, फ्यूल की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है और कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये चार चीजों की वजह से, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट कमिटमेंट्स, फ्यूल कॉस्ट और कंज्यूमर अवेयरनेस, इन चारों की वजह से ये चीज आगे बढ़ रही है। सो नेक्स्ट ग्लोबल ईवी लीडर है ना कौन बनेगा? विल ओन टेक्नोलॉजी नॉट जस्ट फैक्ट्रीज, है ना। तो कंट्रीज आर अनाउंसिंग डेडलाइंस, तो फेजिंग आउट, कि भाई ये इंजन हटाओ, ईवी की डिमांड कर रहे हैं हर जगह। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसको देख लेते हैं। चैलेंज सिंपल है, डीप टेक स्टार्टअप क्या क्या फेस कर रहे हैं। पहला है कॉस्ट का डिसएडवांटेज, क्योंकि इनकी कॉस्ट हायर है अभी, क्योंकि इस्टेब्लिश फर्म्स जो हैं उनकी कॉस्ट लोअर है, क्योंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा रहता है। जब कोई भी चीज बड़े स्केल पे हो तो कॉस्ट कम होती है, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स भी रहते हैं इसलिए कॉस्ट हाई है, बार्गेनिंग पावर भी कम है क्योंकि आप छोटा छोटा खरीद रहे हो, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर आ जाते हैं लिमिटेड एक्सेस टू पीएलआई बेनिफिट्स। इसका रीजन है पीएलआई के बेनिफिट्स लेने के लिए आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना। प्रोडक्शन का वॉल्यूम भी ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए आप 10 शर्ट बनाते हैं या फिर आप 1,000 शर्ट बनाते हैं, अब आप सोचो ना किसको एडवांटेज ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है, मतलब आपको अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो आप समझिए शादी के कार्ड छपवाते हैं, 10 कार्ड छपवाइए, वही सेम 10 कार्ड की जगह 1,000 कार्ड छपवाइए, पर कार्ड कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, है ना। तो ये स्मॉल इनोवेटिव कंपनीज हैं जो एक्सीलेंट टेक्नोलॉजी तो है पर फाइनेंशियल स्केल नहीं। फिर आर एंड डी में इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली ये तो बहुत लगता है, मतलब ईयर्स ऑफ रिसर्च लगती है इसमें। जैसे बैटरी की केमिस्ट्री, है ना, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, सेमीकंडक्टर बेस्ड कंट्रोलर्स की बात करें, एआई एल्गोरिदम की बात करें, या ये सब चीज ना आर एंड डी स्पेंडिंग पे होती है। और इंडिया में आर एंड डी स्पेंडिंग में जेस्टेशन पीरियड टाइम है, मतलब आज इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है 5 साल बाद, पर यहाँ पर इंडिया के स्टार्टअप को मंथ ऑन मंथ खर्चा निकालने का स्ट्रगल रहता है। तो इंडिया की रियलिटी यही है कि जो स्टार्टअप्स है ना वो फंडिंग कंस्ट्रेंट है। क्रिटिकल सेगमेंट्स की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर मार्केट है ना। तो बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस, ओला, एथर, आप सब देखोगे। फिर इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल्स में ई कॉमर्स, अर्बन लॉजिस्टिक्स, है ना, लास्ट माइल डिलीवरी, इस सब के लिए भी है। तो अमेजन, फ्लिपकार्ट जनरली इसको यूज करते हैं। छोटे छोटे टेम्पो आपने देखे होंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ईवी प्लेटफॉर्म, है ना। तो इंडिया जो मैन्युफैक्चर करता है ना, अभी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं कर रहा है। इंडिया अफ्रीका में भी, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में भी, और लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका में भी प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म तो हम ईवी के ट्रांसफॉर्म और एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो इंडिया की जो मोटरसाइकिल है ना ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है अफ्रीकन मार्केट में। आप अफ्रीका जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ईवी एक्सपोर्ट्स का भी लगभग कहीं ना कहीं सिमिलर पाथ है ना। जो आपने लाल कलर के रेल के डब्बे देखे थे ना, पहले चलते थे अब तो नीले चलते हैं, वो सब अफ्रीका ही भेजे हैं, तो वहां पर यूज होते हैं। अब सिंपल सी चीज क्या है कि द रोड टू ग्लोबल लीडरशिप। अब इंडिया को क्या करना चाहिए, है ना, ये अपना आज के वीडियो का छोटा सा लास्ट पार्ट है। रोड टू ग्लोबल लीडरशिप, व्हाट इंडिया शुड डू। सपोर्ट डीप टेक स्टार्टअप, है ना। इंडिया को गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। रिसर्च, मैं नहीं कह रहा सीधा पैसा दे दो, अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करो, अगर कुछ अच्छा है तो सपोर्ट करो, है ना। अप्रूवल्स फास्ट होने चाहिए और प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। मतलब कोई स्टार्टअप कोई चीज बना रहा है तो उसको खरीदार उसको अगर पहले ही दे दोगे तो स्टार्टअप को मोटिवेशन मिलेगा। मतलब सरकार बोले ठीक है आप ऐसा कुछ बनाओ हम खरीदेंगे, है ना, उस टाइप से। तो ये सबसे पहली चीज है। मतलब यूएस इसी तरह से नर्चर करता है कंपनीज को, इवन टेस्ला को भी ऐसे ही किया है। लोन्स भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आगे जाके मैं ऐसे नहीं कह रहा प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट, प्राइवेट सेक्टर आपको टैक्स भी तो देता है ना, जीएसटी भी तो देता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न तो मिलता ही है। इन्वेस्ट इन बैटरी एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग रिमेन्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। बैटरी के साथ क्या है, कॉस्ट हाई है, रेंज कम है,
और परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं कम है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जो चाइना का CATL है ना, दैट बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग बाय इन्वेस्टिंग अर्ली। अब इंडिया भी ऐसे ही चैंपियंस ढूंढ सकता है और बना सकता है। बूस्ट ईवी एक्सपोर्ट्स है ना। अब ईवी एक्सपोर्ट क्या है, जैसे कंट्रीज लाइक केनिया, नाइजीरिया, है ना, बांग्लादेश भी ले लो, चलो नेपाल ले लो। अब इसमें भी अफोर्डेबल ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इंडिया अफोर्डेबल ईवी बनाने में माहिर है। आप देखो इंडिया में 5-6 लाख रुपए से ईवी शुरू हो जाती है ना। फिर स्ट्रेंथनिंग इंडिजिनस आईपी एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पेटेंट्स हमारे लॉन्ग टर्म वेल्थ होते हैं, अगर उनको हम ओन करेंगे ना तो बहुत सही रहेगा, है ना। क्योंकि उससे क्या, एक इन्वेस्ट करने की सिक्योरिटी आती है। अब इंडिया की अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है, कंपीटिंग विद चाइना, डोंट कॉपी चाइना बट लेवरेज क्या क्या, हमारा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ना, हमारा इंजीनियरिंग का टैलेंट है ना, जियो पॉलिटिकल पोजिशन में हम एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हमारे देश को ऐसा ही देखा जाता है, धोखेबाज चोर नहीं देखा जाता, है ना। फिर हम ईवी बिकमिंग ग्लोबल ईवी एक्सपोर्ट हब, मतलब जस्ट एज जापान, जापान बिकेम लाइक नोन फॉर फ्यूल एफिशिएंट कार। आप टोयोटा की कार देखो, फ्यूल एफिशिएंट रहती है। तो इंडिया भी इसमें अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में अपना नाम बढ़ा सकता है। क्रिएट हाईटेक जॉब्स। अब देखो क्या होता है ना, धीरे धीरे एआई आ रहा है तो जॉब्स कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहे हैं। तो फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एआई हो गया, बैटरी टेक्नोलॉजी हो गया, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब में जॉब बनेगी। तो हमारे हाईटेक जॉब्स रहेगी, मतलब लोग देश नहीं छोड़ेंगे हाई सैलरी के लिए, वो देश में ही काम करेंगे। तो सिर्फ असेंबली करेंगे तो ये सब नहीं होगा, बनाना पड़ेगा। क्लीन मोबिलिटी रेवोल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी किसको सपोर्ट करती है, पोल्यूशन कम होगा, ऑयल के इंपोर्ट भी कम होंगे, है ना, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और क्लाइमेट कमिटमेंट में हम खरे उतरेंगे। मतलब दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई अगर आप देखो, एयर पोल्यूशन से कहीं ना कहीं घिरे ही रहते हैं। ईवी अडॉप्शन हो गया तो एयर क्वालिटी तो वहां पे इंप्रूव होगी ना। तो सबसे बड़ा लेसन क्या है कि ईवी जो रेवोल्यूशन है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम पेट्रोल या डीजल के व्हीकल को इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस कर दे, नहीं। ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी, ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स, ये इंडिया का एम्प्लॉयमेंट, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, साइमल्टेनियसली सारी चीजों को इफेक्ट करेगा। मतलब दशकों से मैं बात करूं तो इंडिया की जो इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी थी ना, है ना, और एक्सपोर्टेड टैलेंट, इंडिया ने यही किया। हमने इंपोर्ट किया, है ना, कंपोनेंट्स को, और एक्सपोर्ट किया टैलेंट को। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में इंडिया के पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है इस इक्वेशन को चेंज करने की। क्योंकि इंडिया ने अगर वर्ल्ड क्लास बैटरी बना ली, सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो हम सिर्फ मेयरली ईवीज में काम नहीं करेंगे, हम पूरा ग्लोबल मोबिलिटी को शेप करने के लायक बन जाएंगे। तो जो हम रोज 8 बजे आपके लिए वीडियो लाते हैं, उसका टारगेट है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत कैसे बने। तो द रोड टू विकसित भारत यहीं से होके गुजरती है ना। सिर्फ हाईवे और इनोवेशन से काम नहीं होगा, टेक्नोलॉजी, कॉन्फिडेंस, ये सब से हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो दुनिया चाहती है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। रोज 8 बजे मैं आपके साथ मिलता हूं। कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आपका ओपिनियन जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देश के युवा हैं, आप क्या सोचते हैं ईवी के बारे में, क्या आप ईवी यूज करते हैं, क्या आपके आसपास लोग यूज करते हैं, आपको क्या लगता है ईवी अडॉप्शन कितनी तेजी से चल रहा है, और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो मेक श्योर यू ड्रॉप अ कॉमेंट। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।